आज पढ़ने वाले थे हम लोग, आज का क्लास था हम लोगों का प्रकाश के प्रवर्तन है, ठीक है ना। मेनली प्रकाश के बारे में जानकारी चाहिए, बेसिक से शुरू करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे, ठीक है। पहले आप लोग जानते हैं कि प्रकाश आगे होता क्या है, प्रकाश पर जानकारी लेंगे। ओके, प्रकाश के परावर्तन को अभी नहीं देखेंगे, नहीं, ठीक है। अभी प्रकाश के परावर्तन को अभी केवल हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश आखिर होता क्या है, ठीक। तो प्रकाश आप लोग पता है क्या होना चाहिए बेसिक तौर पर? उससे आने वाली किरण को प्रकाश कहें। इसे कहेंगे जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। इसकी सहायता से हम देख सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें देखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? आँख, देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लाइट, पास आइज। आँख उसके बाद लाइट। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा आइज। अब आइज केवल अपने आप अकेले, मतलब खुद से जनरली केवल अपनी सहायता से ये किसी वस्तु को नहीं देख सकते, हाँ, ठीक है। इसे देखने के लिए, किसी वस्तु को आप देखने के लिए आपको एक अलग सी प्रकार की, एक निर्जीव पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, एक निर्जीव आवश्यकता पड़ती है या ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, जिसे लोग कहते हैं प्रकाश, प्रकाश। ठीक है। हाँ, ठीक, तो आँख के साथ साथ हमें प्रकाश का भी होना किसी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक होता है, हाँ, ठीक। ऐसा नहीं होता तो हम अंधकार में भी आसानी से देख सकते थे, अंधकार में भी हम आसानी से देख पाते। तो इससे हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया, तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। बेसिक चीज प्रकाश है ये। अब ऐसा है क्या कि वस्तु जो है वो प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचता है, क्या कह रहा है, स्वेलिंग होता क्या है? वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकरा कर हमारी आंख तक पहुंचती है, तब जाकर हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यही चीज कहा गया है। यहाँ पर किसी को डाउट प्रकाश के बारे में बेसिक चीज है? नहीं, हेलो, हाँ भैया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो प्रकाश हमारी आंखों के लिए वस्तुओं को देखने की सबसे आवश्यक वस्तु सामग्री। अब जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, बात हो रही जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, प्रकाश तो चाहिए हमको वस्तु को देखने के लिए। अब ये प्रकाश आएगा कहाँ से? ये प्रकाश हमें मिलेगा कहाँ से? तो जिस स्रोत से मिले उस स्रोत को हम लोग कहेंगे प्रकाश स्रोत, ठीक है। जिस स्रोत से मिले उसे कहेंगे हम लोग प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत जो हो सकता है हमारा, क्या क्या हो सकता है जी? जिस वस्तु की किरण, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक हो सकता है और कुछ मानव निर्मित। प्राकृतिक स्रोत को आप लोग जान रहे हैं क्या हो गया, सूर्य, तारे, ये सब क्या है, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। जबकि बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, ये सब प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं, ठीक है। पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, चाहे वो मानव निर्मित हो या फिर सूर्य, ठीक है ना। मानव निर्मित बोला जाए या फिर प्राकृतिक बोला जाए, दोनों में कहा जाए तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है आपका सूर्य, ठीक है। चलिए, अब बात होता है प्रकाश का स्रोत समझ में आ गया। प्रकाश हमसे कहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं? दो जगह से प्राप्त किया जा सकता है, एक प्राकृतिक स्रोत से और एक मानव निर्मित स्रोत से। सूर्य, तारे, ये सब आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं, जबकि बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, ये सब
प्रकाश के मानव स्रोत हैं। अब ये प्रकाश के मानव तरीके से काम करते हैं। मान लीजिए ये सूर्य ही है, सूर्य से अगर हमारे पास प्रकाश आ रहा है, सूर्य से ये प्रकाश हमारे पास आ रहा है, तो क्या ये इसी तरीके से जैसे वहां से निकल रहा है वैसे ही आ जा रहा है यहाँ? नहीं। चलिए, तो क्या है, होता क्या है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। यानी उनके अंदर जो जो ऊर्जाएं रहती है उनको बदला जाता है। जैसे सूर्य में नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन और हीलियम को ऊर्जा के रूप में बदलती है, और वह ऊर्जा प्रकाश के रूप में विकिरित होकर पृथ्वी तक और अन्य उपग्रहों तक और अन्य ग्रहों तक और उपग्रहों तक पहुंचती है। समझे? ये हो गया आपका किसका? प्राकृतिक पानी का। सूर्य और तारों में, सूर्य एक प्रकार का तारा ही है, सूर्य में इस तरह का कार्य होता है। उसी तरीके से लालटेन मानव निर्मित प्रकाश, जैसे लालटेन लैंप, ये क्या है, इसमें क्या किस तरह से मानव निर्मित है, तो इसमें किस तरह के ऊर्जा का स्रोत, किस तरह की ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा बदलती है? रासायनिक ऊर्जा ना, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा। रासायनिक ज्यादातर लालटेन और लैंप में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बिजली के बल्ब में तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा बदला जाता है, और लालटेन और लैंप में क्या होता है कि तेल में संचित, और ये रसायन कहाँ संचित होता है? रासायनिक ऊर्जा कहाँ पहले संचित होती है? तेल में। रासायनिक ऊर्जा कहाँ होती है? तेल में संचित होती है। तो तेल में ये संचित रासायनिक ऊर्जा प्रकाश में बदला जाता है। उसी प्रकार बिजली के बल्ब में क्या होगा? बिजली के बल्ब और टॉर्च में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा प्रकाश में विद्युत ऊर्जा प्रकाश में परिवर्तित होती है। इस प्रकार से हम लोग को क्या प्राप्त हुआ कि प्रकाश एक तरह से क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें विभिन्न रूपों में प्राप्त होती है। जैसे रासायनिक ऊर्जा था जो हमें प्रकाश ऊर्जा में बदल गया, और विद्युत ऊर्जा थी जो प्रकाश ऊर्जा में बदल गई। तो प्रकाश एक प्रकार की हमारे पास क्या है? ऊर्जा है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? एकदम बेसिक चीज। ये प्रकाश के बारे में था कि आखिर प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है, हमें क्यों प्राप्त होता है, और किस तरीके से ये प्रकाश एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में बदलता है। अब जानते हैं दूसरी चीज, इससे थोड़े से हट करके प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। दूसरी चीज जानते हैं डाटा कि प्रदीप्त वस्तुएं, इनको ल्यूमिनस बोला जाता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और अप्रदीप्त वस्तुओं को बोला जाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, वो प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं, यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ? ये वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, खुद का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, वे प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है? जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है? जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे इत्यादि जो अपना के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तो क्लियर? एक चीज समझ में क्या है, प्रैक्टिकली चीज क्या समझ में आया? प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश होता है, जो अपने प्रकाश को उत्सर्जित करती है, और अप्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जो स्वयं अपने जिसका स्वयं का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, और प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ये दूसरा पॉइंट समझ में आया? तो डाउट होगा बोलिएगा। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। उससे पहले थोड़ा ये आते हैं
अब होता क्या है कि हम लोगों को वस्तु किस तरीके से दिखाई देती है, इस वस्तु को हम लोग देख रहे हैं, आखिर वो किस तरीके से हमें दिखाई देती है, डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कोई वस्तु को हम लोग देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, कौन सी प्रोसेस वहां पर हो रही है? वहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। वहां पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। इस वस्तुओं पर होता क्या है कि जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो वहां पर एक प्रोसेस हो रहा है कि कोई प्रदीप्त वस्तु, समझ रहे हैं बात? कोई प्रदीप्त वस्तु अपना प्रकाश किसी दे रही, अप्रदीप्त वस्तु से जाकर टकरा रही है। यस। ठीक है, और उसके बाद वहां से टकराने के बाद वो हमारी आंखों पर है। क्या देखिए क्या लिखा है, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। जनरली तो हम अप्रदीप्त वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना प्रकाश उत्सर्जन नहीं होता है, उनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जिस कारण से हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। तो उन अप्रदीप्त वस्तुओं को देखने हमें प्रदीप्त वस्तुओं से निकली हुई प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा तो हमें दिखाई देता है जी। यस। चंद्रमा का प्रकाश है अपना नहीं, प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है विशाल? नहीं। प्रकाश चमकता है। हाँ, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक, और जब क्या होता क्या इसमें, जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, यानी सूर्य क्या है? एक प्रदीप्त वस्तु है जिसका अपना प्रकाश है। यस। तो एक प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का परिवर्तित होकर हम तक, पृथ्वी तक पहुंचता है। इस कारण से हम चंद्रमा को देख पाते हैं। अतः चांदनी जो रात की, जिसे हम लोग चांदनी कहते हैं, ये वास्तव में क्या है? ये सूर्य का परावर्तित है जो हमें रात है। ठीक है, ये दिखाई देता है इसका परावर्तित प्रकाश, बता सकते हैं कोई? ये परावर्तित प्रकाश हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है? सूर्य के लाइट से। सूर्य के लाइट से सूर्य वो के लाइट ऑब्जर्व करता है। और कोई? चांदनी हमें रात में क्यों नहीं दिखाई देती है? यानी चंद्रमा से आता हुआ प्रकाश वास्तव में जो सूर्य से प्रभावित हुआ है वो हमें रात में क्यों नहीं, दिन में क्यों नहीं दिखाई देता? भैया क्योंकि सूर्य का प्रकाश उससे तो कहीं ज्यादा है, तो वो तो छिप ही जाएगा ना। सूर्य का प्रकाश इस परावर्तित प्रकाश से बहुत ज्यादा पृथ्वी तक पहुंचता है। इस कारण से यह परावर्तित प्रकाश हमें इस प्रकाश से हम नहीं देख पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि दिन में ये परावर्तित प्रकाश हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंचता, दिन में भी पहुंचता है, रात में भी पहुंचता है, कंटिन्यू, क्योंकि परावर्तन तो कंटिन्यू हो रहा है ना, क्योंकि पृथ्वी पर प्रकाश पड़ रहा है, उसी तरीके से चंद्रमा पर भी प्रकाश पड़ता है। तो कोई रोक नहीं है कि आज पड़ेगा कल नहीं पड़ेगा प्रकाश, तो वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है, चाहे दिन हो या रात हो। दिन में हमें इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा हमारे सीधे में रहता है, सूर्य हमारे सीधे से प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक, रात में इसलिए दिखाई देता है, इसलिए वो हमें महसूस दिखता है, चांदनी इसलिए दिखती है क्योंकि सूर्य का अधिकांश भाग उस समय हम पर नहीं पड़ रहा होता है। चलिए, यहाँ तक समझ में आया प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु में से। अब बात करते हैं थोड़ा और आगे, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश किसे कह रहे हैं? जो सूर्य से आता हुआ प्रकाश है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, आर्टिफिशियल वाला, प्राकृतिक वाला, सूर्य से आता हुआ प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, और ये सूक्ष्म कण कहाँ पर पाए जाते हैं? सूक्ष्म कण वायुमंडल। वायु के अणुओं या धूलकणों को हम बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वो होता क्या है, वो उस कण पर, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, वो कण क्या करता है,
कण पे पड़ने वाला जो प्रकाश है वो प्रकाश का कुछ ऊर्जा को वो अवशोषित कर लेता है अवशोषित कर लेता है। और फिर ठीक है कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देता है और फिर उसे अपने चारों ओर फैला देता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परिकिरण। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रकाश का किरण। ठीक है, ये चीज समझ में आई। स्कैटरिंग किसे कहेंगे? जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे सूक्ष्म कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अपने पास अवशोषित कर लेते हैं और बाकी ऊर्जा को वो अपने चारों ओर विकिरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का परिकिरण कहा जाता है। और इस परिकिरण के कारण होता क्या है? इस परिकिरण के कारण मुख्य एग्जाम्पल क्या रहेगा? इस परिकिरण के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता। इसी स्कैटरिंग के कारण हम वैसे दिन में ऐसी वस्तुओं को भी हम देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे सीधे नहीं पड़ता। उदाहरण बेसिक चीज समझ लीजिए। घर के अंदर आपको सब चीज दिख रहा है। हाँ। ठीक है ना, लाइट बंद भी रहेगी तो कुछ ना कुछ भाग जरूर दिखेगा। हाँ। बात अगर आप दरवाजा बंद भी कर लीजिएगा तो भी आपको कुछ ना कुछ भाग जरूर दिखेगा। उस तर्ज से ज्यादा दिखेगा जो आपको एक्चुअल रात में दिखेगी। रात में अगर रूम को आप बंद कर देते हैं और अंधेरा कर देते हैं तो आपको लगभग कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, और अगर आप दिन में ऐसा करते हैं तो रात के मुकाबले आपको कुछ ना कुछ तो जरूर दिखेगा। जैसे वो होता क्यों है? वो हवा में जो मौजूद है, वायु में मौजूद जो सूक्ष्म कण है उनके द्वारा प्रकाश का परावर्तन, उनके द्वारा प्रकाश का परिकिरण के कारण ऐसा हो पाता है। ठीक है ना? ठीक है। ये था हमारा सेकंड चीज, प्रदीप्त वस्तुएं और दीप्त वस्तुओं के बारे में। अब है तीसरी वाला इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बढ़िया समझिएगा। बेसिक प्रकाश की किरणें किसी प्रदीप्त पदार्थ की लौ या बिजली का जलता हुआ बल्ब, प्रदीप्त पदार्थ वही होंगे। प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। रे के बारे में पता है ना क्या होता है? रे सीधी रेखा, किरण। हाँ भैया। कैसे प्रकाश निकलता है? रेखा में जिसका एक इंड पॉइंट होता है, रे किसे कहते हैं? जिसका एक इंड पॉइंट होता है और एक फिक्स पॉइंट होता है। यस। तो ये प्रकाश क्या है? ये रेज हैं। इन्हें ही हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। में लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। चित्र आगे है, चित्र में दिखाया जाएगा। मतलब समझिए यही चित्र है, ऐसा ही चित्र बना हुआ था किताब में। तो क्या कहेंगे? इन सबों को हम लोग प्रकाश की किरण कहेंगे, जो हमें प्रदीप्त पदार्थ से निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक, एक अगर ये सिंगल है तो इसको कहेंगे किरण, तो इसको कहेंगे हम लोग प्रकाश की एक किरण। ठीक है, अगर ये समूह में है यानी ये सबको एक साथ मिला करके कहेंगे, सबको एक साथ देखेंगे तो कहेंगे प्रकाश का किरण पुंज, बीम कहेंगे। ठीक है ना? प्रकाश का क्लियर हो गया बात ये? ठीक है, प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है और एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। और ये जब ये किरण एक समूह में होते हैं तो उन्हें प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, ये किरण पुंज तीन तरह के होते हैं। ये किरण पुंज तीन तरह के होंगे, एक अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, डाइवर्जिंग बीम, पैरेलल बीम और कन्वर्जिंग बीम। आई होप इतना तक समझ में आया आप लोगों को? प्रकाश की
प्रकाश का किरण पुंज समझ में आया। अब है पहला बात करेंगे इसका अपसारी किरण पुंज का, डाइवर्जिंग बीम का। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती हुई चली जाती है। यानी जो हम फिगर बनाए हैं ना, ये किसका उदाहरण है? अपसारी सारी किरण पुंज का। ये डाइवर्ज हो रहा है, ये फैल रहा है ना, इधर फैल रहा है, इधर फैल रहा है, इधर फैल रहा है, फिर इधर फैलेगा, फिर यहाँ से फैलेगा, यहाँ से फैलेगा। ठीक है, इसे कहेंगे हम लोग जब कोई पदार्थ, जो कोई प्रकाश की किरण या प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से, यानी ये बिंदु स्रोत बीच में हो गया, एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है, फैलते चली जाती है, ये फैलते चले जाएगा। इसे हम लोग कहेंगे क्या? अपसारी। अच्छा ठीक है, डाइवर्जिंग बीम, ध्यान रखिएगा, अपसारी, अपसारी। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोगों का क्या था, समांतर किरण पुंज। दूसरा है हमारा समांतर किरण पुंज। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है ना? हाँ भैया। दूसरा है हमारा समांतर किरण पुंज। तो ऐसा किरण पुंज जो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर समझ रहे हैं ना बात? पैरेलल। जैसे ये फिगर बी में है। सरल रेखा गमन करती है। यस सर, स्ट्रेट। ये ना कि इस तरह के कितने प्रकाश स्रोत है, जिस तरह जितना किरण निकल रहा है उतना प्रकाश स्रोत है। यानी यहाँ एक बल्ब लगा हुआ होगा, यहाँ एक बल्ब लगा हुआ होगा, यहाँ एक बल्ब लगा हुआ होगा, यहाँ एक बल्ब लगा हुआ होगा। एक सीधी रेखा में प्रकाश जा रही है। ठीक है, और ये किसमें, यह कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत, जैसे सूर्य से आती हुई किरण पुंज को हम लोग समांतर किरण पुंज माना जाता है। तो जो सूर्य से जो किरण पुंज हमारे पास आती है, वो किसका उदाहरण होता है? किस तरीके से आती है? समांतर आती है, पैरेलल आती है। और ये कैसे पता चलता है कि ये पैरेलल आ रही है जी? सभी स्थानों पर एक समान, एक बराबर दूरी पर है। एक बराबर दूरी पर, बहुत अधिक दूरी से आ रही है ना, जो बहुत अधिक दूरी से प्रकाश स्रोत, जो बहुत अधिक दूरी के प्रकाश स्रोत से हमारे नजदीक आ रही है, हमारे पास, तो वो जो प्रकाश की किरण पुंज होती है वो समांतर किरण पुंज होती है। यस। अब तीसरा है हमारा अभिसारी किरण पुंज। तीसरा डाटा जो है हमारा अभिसारी किरण पुंज है। अभिसारी किरण पुंज का फिगर देखिए, यहाँ पर है थर्ड वाला। ये क्या हो रहा है? ये बहुत सारे क्षेत्रों से प्रकाश किसी एक बिंदु पर आ रही है ना, इस तरीके से बहुत अधिक क्षेत्रों से प्रकाश एक बिंदु पर आ रही है। ऐसे किरण पुंज में इसकी दूरी घटती जाती है। यहाँ तक समझ में आई बात? अभिसारी किरण पुंज इस प्रकार के किरण पुंज, क्यों घटता जाता है? इसका दूरी क्यों घटती जाती है? हाँ हेलो, चलिए। अभिसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। अतः ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती चली जाती है। प्रश्न था कि किरण पुंज क्यों चली जाती है, कि दूरी घटती क्यों चली जाती है? क्योंकि ये एक बिंदु पर आकर के मिल रहे हैं। अलग अलग प्रकाश स्रोत से
ये अलग अलग प्रकाश स्रोत से आकर के एक बिंदु पर मिल रहे हैं, समझे? जैसे अगर घर पे आपके 3 बल्ब लगा, एक रूम में आपके 3 बल्ब लगा हुआ है, तो कैसे पता कीजिएगा किस प्रकाश स्रोत से आपको कोई वस्तु दिख रही है? बात समझ में आई? नहीं। नहीं। अगर आपके रूम में 3 बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, और ये आपका बुक रखा हुआ है, ओके। अच्छा, एक जगह पे आकर मिल रही है। अब ये बुक आपको दिखाई दे रही है, ये बुक तो आपको दिख रही है, तो ये किरण पुंज की सहायता से आपको दिख रही है। ये पता चल पाएगा आपको? ये पता तो नहीं चल पाएगा। पता तो नहीं चल पाएगा कि किस किरण पुंज से जलाएंगे मिल, तो तीनों एक ही टाइम में न जलेगा। तीनों एक ही टाइम में चलेगा। तीनों जला हुआ है तो समझिए कि तीनों जला हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये तीनों जलाएंगे तब आपको दिखेगा, कोई एक भी जलाएंगे तो वो आपको दिखेगा। पर पता कैसे चलेगा कि जब ये तीनों बल्ब जले हुए हैं तो कौन से बल्ब से, यानी कौन सी प्रदीप्त वस्तु से आपको दिखाई दे रही है, यानी कौन सा किरण पुंज इस वस्तु को दिखाने में सफल हो पा रहा है, तो ये हमें पता नहीं चलेगा। पहुंच रहा है यहाँ, इसकी किरण पुंज भी यहाँ पहुंची है और इसकी किरण पुंज भी यहाँ पहुंची है ना? तो इस वस्तु को देखने के लिए किस किरण पुंज का प्रयोग हो रहा है? इस वस्तु को देखने के लिए अभिसारी किरण पुंज का प्रयोग हो रहा है। ये जो किरणें यहाँ आ रही हैं ये सब अभिसारी हैं, क्योंकि ये तीनों किरणें एक जगह जाकर के मिल रही हैं, एक ही वस्तु पर जाकर के मिल रही हैं। समझे बात? और वो क्या है कि जैसे जैसे वो वस्तु, ये किरण पुंज वस्तु के पास चलती जा रही है, उनके बीच की दूरी घटते चले जा रही है। दोनों के बीच की दूरी ये थी, ये दोनों किरण पुंज के बीच की दूरी ये थी। इसके बाद थोड़ी देर बाद ये हो गई, इसके बाद थोड़ी देर के बाद ये हो गई, थोड़ी देर के बाद ये हो गई, थोड़ी देर के बाद ये हो गई, और धीरे 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 समाप्त हो गई। तो यही कहा जा रहा है कि दोनों प्रकाश की, दोनों किरणों के, दोनों किरण पुंज के बीच की दूरी इसमें घटती चली जाती है। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, किरण पुंज के बीच की, किरण पुंज के किरणों के बीच की दूरी घटती चली जाती है। में क्या होता है, का है, ये अभिसारी का है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बिंदु स्रोत से ये अलग अलग चलते चली जा रही है, यानी किरण पुंज के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। पहले कम थी, ये और बढ़ी और बढ़ती चली जा रही है। तो ये बढ़ती चली जा रही है, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, जिनकी किरण पुंज की दूरी बढ़ती चली जाती है उसे हम लोग अपसारी कहते हैं, डाइवर्जिंग कहते हैं। और जिसमें दूरी घटती चली जाती है, जिस किरण पुंज की दूरी किसी वस्तु पर जाते जाते घटती चली जाती है, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और समांतर किरण पुंज में क्या होता है, बस एक समान रहती है, किरण पुंज हमेशा एक समान चलती चली जाती है। समझ में आई? हाँ भी। तो नहीं हुआ तो बोलिए फिर से करेंगे। हो गया है। नहीं हुआ है तो फिर से बताएंगे। नहीं हुआ है? नहीं, हो गया। क्या थोड़ा, चलिए ठीक हो गया तो अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ है तो इससे करेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 तरह का किरण पुंज होता है हमारे पास, अभिसारी, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज। ये कहाँ से निकलते हैं ये तीनों किरण पुंज? कहाँ से निकलते हैं जी ये तीनों किरण पुंज? किसी भी प्रदीप्त वस्तु से किरण कहाँ से निकलती है? प्रदीप्त वस्तु से नहीं। यस। जो वस्तुएं जल सकती हैं, जहाँ उनका अपना प्रकाश होता है, वही किरण निकाल सकते हैं ना, वही तो किरण देंगे। प्रदीप्त वस्तुएं क्या किरण देगी? नहीं देगी ना। चलिए आगे बढ़े। प्रकाश में इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका 3 शब्द। कौन से 3 शब्द जो आप लोग जानते हैं? पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी।
तीनों पदार्थ होते कौन कौन से हैं? आई थिंक ये सब आप लोगों को पता होगा। पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? जिसके आर पार देख भैया सकते हाँ, लाइट आसानी से। से पार हो जाए। लाइट आसानी से पार हो जाए। चलिए ठीक है। देखिए वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। पारदर्शी। और क्या हो गया? कांच, पानी, हवा। कांच, पानी, हवा ऐसे पदार्थ हैं हवा। जिनसे जिनसे प्रकाश आसानी से पार हो जाता है। वैसे और दूसरा चीज क्या है? पारभासी। दूसरा है पारभासी, ट्रांसलूसेंट। धुंधला वैसे दिखता है ना। हाँ, वैसे ट्रांसलूसेंट मतलब धुंधला दिखता है, मतलब पूरी तरीके से पास नहीं हो पाता। यानी प्रकाश ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश केवल एक छोटे से भाग को अपने से होकर जाने देता है उसे ट्रांसलूसेंट पदार्थ कहते हैं, यानी पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसमें से पूरा पूरा प्रकाश नहीं जा सकता है, कुछ भाग प्रकाश का कुछ भाग से, उस वस्तु के कुछ भाग से प्रकाश होकर जा सकता है। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबड़, आँख की पलक भी उसी में है, पलक, ट्रेसिंग पेपर जिसे बटर पेपर कहते हैं, चर्म, रक्त, दूध, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा, ये सब पारभासी पदार्थ हैं। ठीक है। पारदर्शी तो पता है, ऐसे पदार्थ उनसे प्रकाश एकदम होकर नहीं गुजर सकता, प्रकाश एकदम नहीं जाने देता। अपारदर्शी पदार्थ जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, ये धातु के प्लेट, क्या है? ये अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है। भैया हाँ, बोलिए। कांच में और घिसा हुआ कांच में क्या अंतर है? कांच और घिसा हुआ कांच में दो अंतर है। कांच में क्या होता है? कांच की सतह जो होती है, केवल कांच की सतह की बात करें तो कांच की सतह होती है परावर्तक, यानी एकदम प्लेन। ठीक है। इसमें कोई भी क्या बोले, अवरोधक नहीं होता है। कांच में किसी भी प्रकार का अवरोधक नहीं होता है। और जब हम कांच को घिस देते हैं तो उसकी सतह पर कुछ अवरोधक बन जाते हैं। समझ रहे हैं? घिस देने पर क्या होता है कि उसकी सतह जो होती है उबड़ खाबड़ हो जाती है। ठीक है। और सतह उबड़ खाबड़ हो जाती है, इसके कारण होता क्या है कि प्रकाश का परावर्तन पूरी तरीके से नहीं हो सकता, प्रकाश पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। इस कारण से मतलब प्रकाश, हल्का तो जा ही सकता है ना भैया? हाँ, इसीलिए तो पारभासी में है, जिसमें कुछ पारभासी, अच्छा। इसीलिए घिसा हुआ कांच पारभासी में आता है, घिसा हुआ क्योंकि कांच। पूरा का पूरा तो नहीं जा सकता प्रकाश उसके अंदर, पर उसके कुछ भाग से प्रकाश जरूर जा सकता है। हाँ। ठीक है। हम्म। और अपारदर्शी में तो कोई भी पदार्थ नहीं जा सकता है। अपारदर्शी में प्रकाश एकदम नहीं जा लाइट। सकता, जैसे पेंट, लकड़ी, लोहा। क्लियर है यहाँ तक? यस हाँ। अब आएंगे आपको, यहाँ तो चीजें थी समझने वाली, यहाँ कोई याद करने की चीज नहीं थी। हाँ। यहाँ पर प्रकाश के बारे में बेसिक चीजें थी, डाटा जो समझने के लिए था। अब बात करेंगे हम लोग, और कौन है जी? गुड्डू है? नहीं, नहीं है गुड्डू। गुड्डू बोला प्रकाश पढ़ना है, पर नहीं है। अच्छा, गुड्डू नामक। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग डाटा बात करेंगे, थोड़ा सा प्रकाश के थोड़े एडवांस डाटा की, को से आगे की ओर पढ़ना है। पहला डाटा हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति, तरंग और कण। ठीक है। हम लोग बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट, वेव एंड पार्टिकल। वेव के बारे में आप लोग को पता होगा कि वेव होता क्या है, तरंग होता है। तरंग। तरंग के बारे में पता है ना, होता क्या है तरंग? हाँ, प्रकाश ध्वनि। प्रकाश
तरंग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक वितरित होती है। ध्वनि भी तरंग के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्तृत होती है। अगर नहीं जानकारी है तो आगे की क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग ध्वनि का, तो उसमें तरंग का आपको बढ़िया से बता देंगे, ठीक है ना। तरंग का मतलब जो आप पानी में देखते हैं ना, वेव, तरंग, लहर जिसको बोलते हैं, वही ना भैया, पत्थर फेंकने पे जो हाँ वेव फॉर्म निकलता है। पत्थर फेंकने पर पानी में जो धारा बनता हो। हाँ कह सकते हैं, जो डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है ना, शांत जल में आप पत्थर फेंकते हैं तो एक डिस्टरबेंस, पानी में एक डिस्टरबेंस जनरेट हो जाता है, एक विलक्षण हो जाता है, यानी शांत जगह में एक थोड़ी सी, क्या बोल सकते हैं उसको, डिस्टर्ब हो गया, कंपन, हाँ वो डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब होने के कारण, डिस्टर्ब होने के बाद क्या हुआ कि उसके जो कण जो स्थिर अवस्था में मौजूद थे वो कंपन करने लगे, ठीक है ना, वाइब्रेट हो जाता वो वाइब्रेट होने लगे, और वो वाइब्रेट होने के दौरान उस जल में एक अलग प्रकार की गति प्रदान कर दी। जो स्थिर जल था उसमें एक अलग प्रकार की गति प्रदान कर दी उन्होंने, और उस गति के द्वारा जो आकृति बनती है और जो दृश्य हमें दिखता है, उस दृश्य को हम लोग वेव कह देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो प्रकाश की सबसे पहली चीज क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि प्रकाश दोहरी प्रकृति का है। प्रकाश तरंग के माध्यम से भी काम करता है और प्रकाश कण के माध्यम से भी काम करती है। ओके, दो चीजें याद रखिएगा, प्रकाश दोनों माध्यम से काम करती है। प्रकाश तरंग के माध्यम से भी काम करती है और प्रकाश एज ए पार्टिकल के माध्यम से भी काम करती है। तो प्रकाश की कुछ घटनाएं जो है, आज आप देखेंगे, प्रकाश की कुछ घटनाएं तरंग और कुछ कण पे माना जाता है, ठीक है। वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ घटनाओं को तरंग पे कहा गया है कि तरंग की प्रकृति के कारण ऐसा होती है, और कुछ घटनाओं को, प्रकाश की कुछ घटनाओं को कण के माध्यम के द्वारा बताया गया है। और इसी कुछ घटनाओं में उसकी तरंग की प्रकृति प्रबल होती है, मतलब होती तो दोनों है, हर कंडीशन में आपका ये दोनों चीजें उसमें मिलेगी, तरंग की मिलेगी और कण की मिलेगी। पर किसी एक घटना में उसकी तरंग की प्रवृत्ति थोड़ी प्रबल होती है, यानी तरंग का कंडीशन उसमें ज्यादा दिखाई देता है, और कण की प्रकृति दबी हुई रहती है। और कुछ में उसके कण की प्रकृति स्पष्ट रूप से उभर कर दिखती है, और तरंग की प्रकृति उसमें दिखती नहीं है, यानी दबी हुई दिखाई देती है। मतलब एक चीज क्लियरली हमको दिखाई देता है, एक चीज पूरे तरीके से दिखता है कि हाँ ये तरंग के माध्यम से काम कर रही है, तो उसमें कण की प्रकृति हमें नहीं दिखाई देती है। किसी प्रकाश की विशेषता में ऐसा होता है कि कण की प्रकृति ज्यादा उभर कर दिखाई देती है और तरंग की प्रकृति उसमें दिखाई नहीं देती है। इसी कारण से इसी कारण को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहा जाता है, ठीक है। That's why the light is known as the dual nature of particles and wave. Clear है? भैया इसमें कोई एग्जांपल दिए है जिसे समझ सके अच्छी तरह से? हाँ एकदम आगे है एग्जांपल, प्रकाश कैसे दोहरी प्रकृति से काम करता है। जैसे पदार्थ, जैसे आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये जो है ये प्रकाश के केवल कुछ प्रमुख गुणों की व्याख्या करता है। प्रकाश का जो विद्युत तरंग सिद्धांत है, इसके कुछ प्रमुख गुणों की व्याख्या करता है। जैसे किस गुणों का, तो प्रकाश का परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश सीधी रेखा में चल सकती है उसका, प्रकाश के विवर्तन का, व्यतिकरण का, या फिर ध्रुवन का। ये सब किस पर डिपेंड, ये सब जो विशेषता होती है प्रकाश की, ये किस पर काम करती है, ये तरंग सिद्धांत पर काम करती है। यहाँ इन सबों में ये विशेषता दिखती है कि प्रकाश जो है वो तरंग के माध्यम से काम कर रही है। ठीक है, ठीक है। हाँ। पर कुछ प्रकाश के ऐसे भी गुण होते हैं, कुछ ऐसे भी गुण हैं जिनमें ये तरंग अंत नहीं देखा जा सकता, या इन तरंग के सिद्धांत की व्याख्या नहीं की गई है। उसमें से है आपका क्या, तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव और ठीक है ना। ये दोनों चीजें ऐसी हैं, प्रकाश की ऐसी दो विशेषताएं हैं, प्रकाश की ऐसी दो विशेषताएं हैं जिनमें प्रकाश के कण के सिद्धांत की व्याख्या होती है, ठीक है।
प्रकाश के कण की, तो अगर आपसे पूछ देगा कि इनमें से कौन से प्रकाश की तरंग के सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको ऑप्शन छांटने होंगे। मान लीजिए आपसे पूछ दिया है कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव किस सिद्धांत पर काम करता है, प्रकाश की तरंग सिद्धांत पर, प्रकाश की कण सिद्धांत पर, प्रकाश के तरंग और कण दोनों सिद्धांत पर, या फिर प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर। तो यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है कि प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव है ये हमारा काम करता है प्रकाश के कण प्रकाश के सिद्धांत, कण। कण सिद्धांत पर। हाँ। ठीक है, प्रकाश के कण सिद्धांत पर। एक सेकंड, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। न्यू मोबाइल खरीद लो आप। हाँ, न्यू मोबाइल ले लो आप। क्या क्या ले, मोबाइल ले। बार बार वही बोल रहा आपको, इसलिए ऑफ हो जाता है। क्या करे, मोबाइल ऑफ हो जाता, सही बात है, नहीं कर पाते इसी कारण। यहाँ तक क्लियर हुआ? प्रकाश की दूरी हाँ पर क्या? प्रकाश की दूरी पर गिरती क्लियर हो गया सबका? हम्म, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, प्रकाश की सीधी रेखा में चलना, प्रकाश की सीधी रेखा में चलना, प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण, ये ध्रुवन, ये सब प्रकाश के तरंग सिद्धांत पर कार्य करते हैं। परावर्तन कैसे सारे होता है भैया? परावर्तन और विवर्तन क्या होता है? परावर्तन और विवर्तन, देखिए शॉर्ट में इसको तो पूरा आगे बताएंगे कि परावर्तन और विवर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, जब किसी चमकीली सतह पर प्रकाश टकराती है तो वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसी को परावर्तन कहते हैं। हाँ ऐनक तो बोल सकते हैं ना भैया? हाँ, ऐनक से, आईना। आईना हो शीशे गया, के ऊपर प्रकाश स्क्रीन हो टकरा गया। करके कोई भी चमकदार वस्तु, कोई भी हम्म, चमकदार जो प्रकाश पड़ती है तो वो वहां से परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और वो क्या विवर्तन भी बोलते है। हैं? इसी तरीके से विवर्तन में हमको इसी लगता है तरीके गैस उल्टा हो जाएगा। इंद्रधनुष का जो बनना वो क्या होता है? आप क्या बोलते हैं, परावर्तन तो अपवर्तन का? गो टू बी। वर्ण विक्षेपण से वो होता तो है अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के। रिफ्लेक्शन एंड डायरेक्शन होता है। ठीक है, सब है आगे, अभी पढ़ेंगे इन सब के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। यही सब टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश सीधी रेखा में कैसे चलती है, वो विवर्तन क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है, ध्रुवन क्या होता है, ये सब के बारे में अभी बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। अब जानते हैं हम लोग इनमें से कुछ प्रमुख प्रकार, और ये सब जो थे ये प्रकाश के परावर्तन पे काम करते थे, और दो चीजें हैं जो प्रकाश के अपवर्तन पर काम करते हैं। सिद्धांत पर दो चीजें हैं जो प्रकाश के कण सिद्धांत पर काम करती हैं, एक है प्रकाश का विद्युत प्रभाव और दूसरा है क्रॉम्पटन प्रभाव। ठीक है, दो चीजें याद रखिएगा इन दोनों को, प्रकाश का विद्युत प्रभाव ये प्रकाश की कण सिद्धांत पर काम करते हैं, और प्रकाश का क्रॉम्पटन प्रभाव ये भी प्रकाश के कण सिद्धांत पर काम करते हैं। और इन प्रभावों की जो व्याख्या की थी, यानी इनके बारे में जो बताया था, वो किसने बताया था? आइंस्टीन ने बताया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था, प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के द्वारा दी गई थी। जब प्रकाश का फोटोन सिद्धांत दिया गया था तब उन्होंने बताया था कि प्रकाश कण के माध्यम से भी काम करती है। प्रकाश की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो कण के माध्यम से भी काम करते हैं। तो उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया कि आखिर ये प्रकाश का जो फोटोन सिद्धांत था ये क्या, ये प्रकाश का फोटोन सिद्धांत आखिर है क्या। सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम लोग फोटोन कहते हैं। ठीक है, और वास्तव में ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रभाव प्रकाश की
कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा क्या कि प्रकाश का फोटोन सिद्धांत आखिर था क्या, प्रकाश का जो फोटोन सिद्धांत था वो आखिर ये था क्या। तो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत में कहा गया कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के बंडल या फिर पैकेट के रूप में चलता है। ऊर्जा का छोटा छोटा रूप में एक साथ होकर के वो जाते हैं और दूसरे वस्तुओं को ऊर्जा देती है। इस तरीके से वो जाते हैं और इन वस्तुओं को, इनके अंदर जो ये छोटे छोटे पैकेट होने होते हैं, इन्हें फोटोन कहा जाता है। इन्हें फोटोन कहा जाता है, ठीक है ना, इन्हें ही हम लोग फोटोन कहते हैं। छोटे छोटे कणों को फोटोन कहा जाता है, जो ऊर्जा के रूप में होते हैं, प्रकाश की ऊर्जा के रूप में होते हैं। और ये दोनों प्रभाव, प्रकाश के विद्युत प्रभाव और क्रम्पटन प्रभाव, इसी प्रभाव या प्रभाव कण की प्रकृति को हमारे पास प्रकट करता है। ठीक है, ये था हमारा प्रकाश की दोहरी प्रकृति, प्रकाश की डुअल नेचर। अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के चाल की। प्रकाश के चाल के बारे में आप लोग समझ में आया ना, डुअल नेचर। डुअल नेचर से कोई समस्या आप बताइए, कोई चीज अगर नहीं समझ में आई डुअल नेचर में बताया जाए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबका क्लियर है? जी भैया। चलिए, अमित क्लियर है? हाँ भैया। ठीक, एक बार पढ़ना होगा अपने से भी घर में। हाँ एक बार घर में पढ़ना होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रकाश की चाल की, स्पीड ऑफ द लाइट। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ द लाइट किसने खोजा था? प्रकाश की गति का पता सबसे पहले किसने लगाया था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह का उपग्रहों की गति को देखकर, प्रकाश का वेग को ज्ञात किया था। उसने इसे किस तरह से ज्ञात किया? तो उसने एक उपग्रह में लगने वाले दो ग्रहणों के बीच की अवधि को मापकर प्रकाश की चाल को ज्ञात किया। ठीक है, बेसिक सा चीज है ये, ज्यादा इतना ये डाटा जरूरी नहीं है, बस याद रखना आपको क्या कि प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने खोजी थी? रोमर ने। ठीक है, और क्या बात याद रखना है? पहला डाटा यहाँ देखिए, ये आपका विभिन्न प्रकाश की चाल। पहला क्या है जी? निर्वात में। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। कितनी होती है? तो आपको पहला डाटा ये 8 क्या मीटर पर सेकंड। सेकेंड। ये डाटा याद रखिएगा, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आपको ये नहीं मिला ऑप्शन में तो आपको मिल सकता है ये 1,86,310 मील प्रति सेकेंड। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 1,86,310 मील प्रति सेकेंड। अगर ये भी नहीं मिला तो आपको मिलेगा ये 2,99,775 किलोमीटर, यानी लगभग 3 लाख लिखा रहेगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जिसे को हम लोग कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑप्शन में ये पढ़े, ये तो दिया नहीं है, क्या क्या दे दिया। 1,86,310 मील प्रति सेकंड हो सकता है, 2,99,000 है, तो 2,99,000 को सीधे सीधे हम लोग कहेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? विदाउट यहाँ तक जी? हाँ भैया। चलिए, दूसरा जानते हैं कि प्रकाश की चाल पानी में कितनी होती है, जल में उसकी चाल कितनी होती है? 0.5 ठीक है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी पानी में प्रकाश की चाल 25% कम होती है निर्वात की चाल से। ठीक है, 25% कम होती है। तीसरा है हमारा का तेल, कार्बन का तेल। कार्बन का तेल हो गया 2 × 0.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल होती है कितनी?
2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और 8 रॉक सॉल्ट जो हो गया आपका, हार्ड सॉल्ट हो गया, हार्ड रॉक जो हो गया वो हो गया आपका 1.96 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और वही नायलॉन भैया में भी भैया रॉक सॉल्ट क्या होता है? रॉक ढेला ढेला वाला नमक। रॉक सॉल्ट जो आपका नमक होता है, हार्ड पीस वाला, स्ट्रॉन्ग सेंधा वाला। नमक का जो ढेला आता है वो। सेंधा नमक आप होता है। कह सकते हैं, ठीक है। तो हाँ वही पत्थरों में नमक प्राप्त होता है ना, जिस पत्थरों से जो नमक प्राप्त होता है वो नमक, हाँ जिन्हें खनिज भी कह सकते हैं, जिन्हें आप खनिज भी कह सकते हम्म हैं। तो इसमें होता है 1.96 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और नायलॉन में भी उतना ही होता है, यानी रॉक सॉल्ट और नायलॉन में दोनों एक ही भैया नायलॉन में सबसे कम है। नहीं, कम नहीं है, ये आपको 5-6 डाटा दिया हुआ है। अच्छा, ये जो जरूरी है जो एग्जाम में ज्यादा हाँ, जो जरूरी है वो कुछ 2 दिया गया है, बाकी होता और भी बहुत सारा है। भैया सबसे कम किस में होता है? सबसे कम ऐसा कह लीजिए जैसे आपका निर्जीव पदार्थ में आपका लकड़ी, लोहा, इन सब में होगा अच्छा होगा ना, जिनमें प्रकाश नहीं जा सकती, जिनमें एकदम कम से कम जा सकती है। लकड़ी प्रकाश में तो, लोहा में तो होगा ही नहीं, नहीं। ना, कभी नहीं है ना, होगा। नहीं ना होगा। तो अपारदर्शी बराबर। पारभासी माध्यम में कहा जा सकता है, जैसे घिसा हुआ कांच, इनमें थोड़ा कम होगा। तब बात समझ में आई प्रकाश की चाल से। अब प्रकाश की चाल जानना, ये प्रकाश की चाल से जानने के बाद हमको ये देखना है कि प्रकाश की चाल, अगर प्रकाश में चाल है तो सूर्य से पृथ्वी तक कुछ समय तो लगता होगा। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 1.2 8 मिनट। 8 मिनट। हाँ औसतन लगते हैं 500 सेकेंड, ठीक है। औसतन लगते हैं 499 सेकेंड लिखा हुआ है, यानी औसतन 500 सेकेंड, जिसका मीनिंग होता है मिनट में 8 मिनट 19 सेकेंड, 30 सेकेंड। ठीक है। 8 मिनट 19 सेकेंड। चंद्रमा का आपका लगता है 1.2। चंद्रमा से जो हमारा प्रवर्तित प्रकाश है, जिसे हम लोग चांदनी कहते हैं, वो हमारे पास पहुंचता है, पृथ्वी तक आने में लगता है उसको 1.28 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। 2 डाटा आपको याद रखना है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है 599 सेकेंड लगभग औसतन, और चंद्रमा से प्रकाश लगता है, चंद्रमा से जो परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 1.28 सेकंड। आई थिंक यहाँ तक डाटा आपका क्लियर हुआ। ये था आपका किसके बारे में? प्रकाश की गति के बारे में, प्रकाश की चाल के बारे में। काम है जी अब किसी को? नहीं भी। चाल का नहीं है कोई? चलिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब पहला टॉपिक है हमारे पास प्रकाश की सरल रेखा में गमन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ अ लाइट। क्या प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है? हाँ यस। कैसे बता सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है? वो समतल जो क्या था, इसको कैसे बताया जा सकता है कि प्रकाश, कोई ऐसा उदाहरण जिससे बताया जा सके कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है? वो समांतर था ना, पैरेलल किरण, तो किरण पुंज है ना, वो तो समांतर किरण पुंज आ रही है। हाँ और अभी किरण पुंज अभिसारी भी हो सकती है और अपसारी भी हो सकती है। नहीं, वो तो किरण पुंज है, वो किसी प्रकाश वस्तु, वो अदीप्त वस्तु में, प्रदीप्त वस्तु में, दोनों के लिए, और अप्रकाशित कृत्रिम के लिए। और यहाँ बात कर रहे हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है। इसका सिद्ध कौन करेगा, कौन प्रूव करेगा, किस कारण से हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, इसका बारे में बताया गया है एक डाटा को लेकर के, समांग माध्यम में, समांग मीडियम, ठीक है।
हाँ समान मिश्रण क्या होता है? समान मिश्रण क्या होता है? समांग मिश्रण होता है, एक समांग मिश्रण होता है और एक विषमांग मिश्रण होता है, जिसे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण भी कहते हैं। तो समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण होता है या फिर वैसा माध्यम होता है जहाँ पर सभी चीजें उसमें एक समान रूप से पूरी तरीके से मिली होती है। मिश्रण के अगर मिश्रण के देखें हम, तो वैसा मिश्रण जिसमें दो चीजें एक दूसरे में घुल जाती है, चीनी पानी जैसे पूरी तरीके से घुल जाती है ना। इसे हम लोग समांग माध्यम कहते हैं, जिसमें पूरी तरीके से मिल जाती है। इसे क्या लिखा है? घनत्व तो हर भाग में बराबर होता है, उस वैसे माध्यमों को हम लोग समांग माध्यम कहते हैं, इसका घनत्व तो हर भाग में बराबर होता है। तो समांग माध्यम में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें सरल रेखा में चलती है। ठीक है, समांग माध्यम में केवल बोला जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समांग माध्यम में प्रकाश की किरणें सरल रेखा में चलती है और इसे ही हम लोग प्रकाश का सरल रेखीय गमन कहते हैं। अब इसका सिद्धिकरण कैसे होगा? तो इसका सिद्धिकरण जैसे पढ़े होंगे, सीबीएसई स्कूल में पढ़े होंगे 6 क्लास या 7 क्लास, आपको ये जो एक प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाता है हर स्कूल में और हर सेक्शन में, सूचित छिद्र बनाकर लेकर आइएगा। वेकेशन जो होता है, गर्मी की छुट्टियाँ, जो आपको ये वाला प्रोजेक्ट मिलेगा आपको 6 क्लास या 7 क्लास में बनाने के लिए। सूचित छिद्र कैमरा से उल्टे चित्र का बनना, सूचित छिद्र कैमरा बना करके लाना है। ठीक है, सीबीएसई में ये ज़्यादा सीबीएसई वाले स्कूल्स में 6 या 7 क्लास में आपको ये मिलता है बनाने के लिए। इस प्रैक्टिकल को करने के बाद आपको ये सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, देखेंगे आगे नीचे क्या कैसे बनता है ये। उसके बाद क्या है? विभिन्न प्रकार की छायाओं का बनना, या छाया है, विभिन्न प्रकार की छायाओं का बनना, ये सिद्ध करता है प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। इसको भी देखेंगे कि आखिर छाया बनती कैसे है और ये कैसे सिद्ध करती है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन कर रही है। उसके बाद है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का बनना। ये वाला चीज तो आप लोग हाल फिलहाल देखे होंगे, तो इससे तो जानकारी होगा। सूर्य ग्रहण करना और चंद्र ग्रहण बनना, ये कैसे होता है? सूर्य ग्रहण बता सकते हैं? हाँ, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाती तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो चंद्र ग्रहण नहीं, ये कौन सी हो? हमको बताइए कि सूर्य ग्रहण के बीच में चंद्रमा आएगी तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा ना। ओह सॉरी, कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज नहीं हुई है, बेसिक चीज नहीं है सर। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और सूर्य जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। हाँ, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब दोनों के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा बीच में आ जाए तो वो सूर्य ग्रहण का लग गया। ठीक है, सूर्य ग्रहण का मतलब क्या हो गया कि सूर्य हमें दिखाई नहीं दे रहा। सूर्य हमें दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई कैसे देगा जी? बीच में तो चंद्रमा आ गया, है ना, इसलिए सूर्य का ग्रहण लग गया। इसीलिए बोलते हैं सूर्य को ग्रहण लग गया। और लगा तो कुछ नहीं है, वैसा तो कुछ हुआ नहीं है। ये एक जियोग्राफिकल सिचुएशन है जो कुछ वर्षों में आपको मिलेगी ही मिलेगी देखने के लिए। या कुछ वर्षों में दिख सकती है, या फिर कुछ महीनों के बाद दिख सकता है, कुछ सालों के बाद भी दिख सकता है। कोई है नहीं कि 5 जुलाई को फिर लगेगा चंद्र ग्रहण। 7 जुलाई को फिर लगेगा चंद्र ग्रहण। तो 7 जुलाई को फिर से लगेगा, तो इसका मतलब 7 जुलाई को फिर से एक ऐसी घटना होगी, एक ऐसा सिचुएशन बनेगा जहाँ पर फिर सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण चंद्र ग्रहण लगेगा। तो चंद्र ग्रहण लगेगा तो इसका चंद्र ग्रहण लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ? जाहिर सी बात है कि जिस दिन सूर्य ग्रहण लगा था, किस दिन लिखा था? 21 तारीख को 21 तारीख को लगा था। 21 तारीख को लगा था ना जी, 21 को लगा था। तो जाहिर सी बात है कि 15 दिन बाद लगना चाहिए चंद्र ग्रहण, लगना चाहिए। क्योंकि फिर वो जब ये इधर से घूम करके ये इधर की ओर आएगा, मतलब एक चक्कर इधर से लगा करके वो इधर की ओर आएगा, तो जब चंद्रमा यहाँ होगा तो पृथ्वी बीच में आ गई, और यहाँ पर
सन जब बीच में आ गया, पृथ्वी बीच में आ गई, तो चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, नहीं ना पहुंच पाएगा। तो ये कंडीशन किसकी हो गई? चंद्रग्रहण। ये कंडीशन हो गई चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण का। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन कर रही है ना। हाँ। नीचे वाला आपको दो चीजें बता देते हैं बढ़िया से, दो चीजें अगर समझ में आ गई होगी तो उससे पता चल जाएगा कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो होता है वो प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करने की स्थिति को सिद्ध करता है। अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे अभी हुआ था, ये बीच में आ गया कौन? चंद्रमा आ गया, चंद्रमा आ गया किसके जी? अर्थ। सूर्य पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी के अर्थ बीच। था हमारा, और ये हमारा सन था। तो यहाँ से ये प्रकाश की किरणें इधर जा रही थी। अगर ये मून नहीं रहता तो ये प्रकाश की किरणें ऐसे सीधी चली आती यहाँ तक और सूर्य में आती इतना आसानी से, है ना। क्या जाती, और हुआ क्या कि ये बीच में चंद्रमा आ गया, चंद्रमा आ गया तो प्रकाश की किरणें अब क्या हो गई? सीधे आई और यहीं पर रुक गई, सीधे आई और यहीं पर रुक गई, सीधे आई और यहीं पर रुक गई। तो ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि और ऊपर वाला प्रकाश कैसे गया? सॉरी, ऊपर वाला जो प्रकाश था वो भी सीधे गया इस तरह से, इस तरीके से सीधे चला गया, हमारा पृथ्वी पर पड़ा नहीं। यहाँ का प्रकाश कैसे गया? ये सीधे इस तरीके से चला गया, है ना। अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं जाती तो ऐसा हो सकता था कि प्रकाश यहाँ से इस मून पर टकराती और मून पर टकराने के बाद क्या होता, यहाँ से ऐसे ऊपर थोड़ा घूमती और इधर से घूम करके आती और फिर यहाँ से ऐसे पृथ्वी पर पड़ जाती। ऐसा तो होता नहीं है। नहीं ऐसा। तो ये जो सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है हमारे पास, ये दो स्थिति ऐसी स्थिति है जो हमें ये सिद्ध करती है, जो हमसे ये सिद्ध करती है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इनके अलावा दो चीजें और हैं, एक है सूची छिद्र कैमरा और एक छाया का बनना। ये दोनों भी हमें सिद्ध करती हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं, इसके बारे में हम लोग एक सेकंड चर्चा करते हैं। एक सेकंड की यहाँ तक सबको समझ में आया जी? बेसिक चीज था प्रकाश। इसको एक बार घर में पढ़िएगा, PDF डाला हुआ है उसमें, उनके पास किताब नहीं होगा। पढ़े थे, पढ़ लिए थे? चलिए, जो पढ़ लिए थे तो उनको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा तो पूरा चीजें आपको हो जाएगी। हाँ अभी समझ में आ रहा है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर दो चीजों का, प्रकाश के जो सीधी रेखा, प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है तो ये दो चीजों से सिद्ध होता है। एक है हमारे पास सूची कैमरा, जो बहुत फेमस है क्लास 6 के लिए। एक है छाया, एक को कहते हैं छाया। छाया।
जानते हैं ना? छाया जानते हैं कि नहीं? हाँ हाँ? परछाई। छाया दो तरह की होती है, एक उपछाया और एक प्रछाया। छाया दो तरह की होती है, एक प्रछाया एक उपछाया। अच्छा ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में, सूची छिद्र कैमरा के बारे में। सूची छिद्र कैमरा का पिक्चर दिखा देते हैं आपको पहले। ये देखिए, दिख रही है? हाँ ये है सूची छिद्र कैमरा। कैमरा है। सर ये कैमरा है। ये मानव निर्मित सबसे पहला कैमरा कह सकते हैं, ठीक है, बच्चों के द्वारा बनाया गया कैमरा है। और यही कैमरे के आधार पर आज का जो आपका ये काम करता है, इसको बोलते हैं, जो बड़े बड़े बोर्ड पर दिखा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल रहे हैं, प्रोजेक्टर। हाँ। जो बड़े बड़े हाँ पर्दों पर दिखा जाता है, इसी बेसिस पर, इसी आधार पर कार्य करता है। ठीक है, पिक्चर देख लिए, अब इसको थोड़ा बताते हैं क्या है। ठीक है, क्या क्या लिखा के बाद पता चलता है। सूची क्षेत्र कैमरा क्या होता है? सूची क्षेत्र कैमरा इसमें क्या होता है, इसमें लकड़ी का बना हुआ एक आयताकार बॉक्स होगा। ठीक है, लकड़ी का बना हुआ एक आयताकार बॉक्स होगा, जिसकी भीतरी दीवारें जो है वो काले रंग से रंगी होती है। बनाने का तरीका बताया गया। ठीक है, ये एक आयताकार बॉक्स होगा लकड़ी का बना हुआ, जिसकी भीतर की जो दीवारें हैं, जितनी दीवारें हैं वो काले रंग से रंगी हुई होंगी। इसके सामने वाले दीवार के ठीक मध्य में सुई के नोक के बराबर एक छोटा सा छिद्र रहता है, और पीछे वाली दीवार घिसे हुए शीशे अथवा तेल लगी कागज की बनी होती है। जब हम कैमरे के सामने कोई प्रतिबिंब रखते हैं तो इस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब कैमरे के पीछे वाली दीवार पर बनता है। वस्तु के ऊपरी भाग से निकलने वाली रेखा से चलकर पीछे वाली दीवार के निचले भाग पर आती हैं, और वस्तु के निचले भाग से निकली हुई किरणें दीवार के ऊपरी भाग पर जाती है। यही कारण है कि किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब इस कैमरे में दिखाई देता है। और होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए, कुछ नहीं समझ में आया होगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं समझ में आया। चलिए, कहा गया क्या, इसको बनाने के क्या कंडीशन इसमें होता है। इसमें कहा गया ये जो है एक आयताकार बॉक्स है, ये दिख रहा है, ये एक लकड़ी का आयताकार बॉक्स होगा। ओके, यहाँ तक तो क्लियर? जिसके अंदर की चारों दीवारें जो होंगी वो काले रंग से पेंट की गई होंगी। ये पूरा अंदर में जो है ना, चारों दीवारों को काले रंग से पेंट किया हुआ होगा। क्लियर? इसके बाद क्या होगा कि इसके अगले भाग में यहाँ पर एक गोल छिद्र होगा, छोटा सा सुई के आकार का छिद्र बनाएंगे। ठीक है, जो प्रकाश के आने जाने का माध्यम होगा, जहाँ से प्रकाश इसके अंदर आएगा। क्लियर बात? और इसकी पिछली सतह पर, इससे जो पिछली सतह है, क्या लगाएंगे हम लोग? तेल लगा हुआ पेपर लगाएंगे, जैसे यहाँ लिखा था। इसके पीछे वाली दीवार पर घिसे शीशे अथवा तेल लगी हुई कागज की बनी होती है। इसके पीछे काला काला पेंट करने के बाद इसके पीछे की दीवार पर घिसा हुआ शीशा बोल दीजिए, या फिर कोई तेल लगा हुआ कागज का बना दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई कैसे बना है ये? जी। हेलो हाँ भैया। हेलो हेलो। हेलो। इज इट साउंड आवाज क्लियर? नहीं है? हाँ साउंड ठीक हाँ है। भैया। साउंड तो आ रहा है। सबको साउंड मिल रही है जी? हाँ हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ साउंड मिल रही है? हाँ हाँ। चलिए,
यहाँ तक समझ में आया था ना? हाँ एक आगे छिद्र होगा। अब क्या करते हैं इसमें, इसके बाद क्या किया जाता है, जब कैमरे के सामने, मतलब ये इस छिद्र के सामने, इसी को कैमरा कर रहे हैं, इस छिद्र के सामने कोई वस्तु रखें, यहाँ पर देखिए बीम रखा हुआ है, बीम या वस्तु, ए बी ऊंचाई का एक वस्तु रखा गया, ठीक है। इस पर कोई वस्तु, इस वस्तु रखी गई, इस पर प्रकाश पड़ा, है ना। तो इस पर प्रकाश पड़ने के बाद प्रकाश तो यहाँ से तो जा नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, तो प्रकाश इधर से तो गुजर नहीं पाए। इधर से जैसे प्रकाश आ रही है, तो क्या ये इधर से अंदर जा पाएगी? नहीं ना जा पाएगी, नहीं। क्योंकि वहाँ वस्तु रखा हुआ है, तो प्रकाश यहाँ से नहीं जा पाएगी। प्रकाश कहाँ से जा रही है? यहाँ से, ऊपर से होकर के जा रही है। हेलो, कुछ हुआ प्रॉब्लम? नेटवर्क लगता नहीं। प्रोजेक्टर में सिंपल ना रहता है यार, ये क्या बोलते हैं, जैसे प्रोजेक्टर में पेपर नहीं रहता है, जैसे बड़ा सा रहता है, मतलब क्या तेरा घर तो होगा। इधर तो होता है यार, मैच होता है तो इधर तेरे प्रोजेक्टर मम्मी के में पास नहीं है? हाँ है उधर। कहाँ फोन